देखिए मेरा सब्सक्रिप्ट जो एनपीओ का जो टॉपिक है, पहले जरा गौर से सुन लें। एनपीओ के टॉपिक में चार चीजें हैं। सबसे पहली चीज एनपीओ के टॉपिक में जो है वो है आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फाइंड करना, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना। तो पहली बात, अगर आपको एनपीओ के टॉपिक पे ग्रिप चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन फाइंड करना आता हो। सब्सक्रिप्शन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना आपको आता हो कि हाउ टू मेक अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट कीजिएगा, मैं जरा स्क्रीन को सेट कर दूं। हाँ, दूसरी चीज आपके लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है, ये लोग साइड पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको सवाल दिए थे, किसी में शॉप होगा, किसी में कोई और आइटम होगा। वालेकुम सलाम बेटा तैमूर। तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आता हो, इनकम स्टेटमेंट बनाना आता हो। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता हो। और चौथी चीज है एसओएफपी। आज इंशाल्लाह हम एसओएफपी को भी ट्राई करेंगे कि ये लोग अपनी एसओएफपी कैसे बनाते हैं, और कोई सवाल बना के हम ट्राई करेंगे। लेकिन पहले छोटे मोटे काम कर लेते हैं। अब जैसे एक सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें इसने पूछा है, ये बताएं, ये बताएं कि हमारे जो शॉप है उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये बना के दें। तो इसने आपको शॉप की इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोला है। तो शॉप की इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, बहुत आसान है। शॉप की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगी, सेल्स चाहिए होगी। सेल्स इसने नहीं दी, बल्कि सेल्स की जगह इसने आपको मार्कअप दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब इस सवाल को करेंगे तो हम सेल्स लिख के जगह खाली छोड़ देंगे, जगह खाली छोड़ देंगे। उसकी वजह ये कि सेल्स फाइंड करनी है, कोई इश्यू नहीं। हम आगे चलते हैं। आगे आगे जब काम करेंगे तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कहां पर है, आपको शॉप की ये ओपनिंग डेट है, और ये शॉप की ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 896। तो 896 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेजेस लिखते हैं। तो आप में से कोई मुझे परचेजेस बता सकता है बेटा, कि जो हमने शॉप ओपन की हुई है, जिसमें हम शॉप के जरिए लोगों को आइटम वगैरह सेल करते हैं, हमारी शॉप की परचेजेस कितनी है? क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम पेमेंट करते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तो असल जो परचेज होती है उसमें कोई ना कोई ओविंग होता है। तो साल के आखिर में जो भी अक्रूड होगा आप सबको पता है, और साल के शुरू में जो अक्रूड होगा वो भी आप सबको पता है। जी गाइस, परचेजेस कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी असल परचेजेस कितनी है? अब ये लिखी हुई पेमेंट फॉर ऑफिस सप्लाईज, ये भी हमारी परचेजेस है, लेकिन ये पेमेंट है। हमें वो परचेजेस लिखनी है जो हमने हकीकत में की है। जाहिर है हमने माल ज्यादा बाई किया होगा, उधार पे लिया होगा, तो साल के आखिर में भी ओविंग आ रहा है। ये साल के आखिर में अमाउंट ओड है, अक्रूड है, और ये साल के शुरू में अमाउंट अक्रूड आ रहा है। क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताएं। 4150 में हम क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? शाबाश बेटा, आपने सही फरमाया। ये हमारे लिए साल के आखिर का ओविंग है, ये हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ये साल के शुरू का ओविंग है, ये हम माइनस करेंगे। साल के आखिर का ओविंग क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये इसी साल का है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है, इसी हम प्लस करते हैं। और ये जो ओविंग है ये लास्ट ईयर का है, लेकिन हमने इस साल पे कर दिया था, तो ये लास्ट ईयर का, इसीलिए हम माइनस करेंगे। तो या तो टी अकाउंट बनाएं पेबल का, बीडी लिखें जो साल के शुरू में ओविंग था, सीडी लिखें जो साल के आखिर में था, और जो आपने पेमेंट की थी वो डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल करें, आप बस इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे परचेज आ जाएगी। तो 4150 प्लस 470 माइनस 420, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4200। 4200 हम यहाँ लिख देते हैं परचेजेस। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि हमारा कोई डाइनिंग हॉल है, हमारा कोई डाइनिंग हॉल है और हम खाना बना के आगे सेल करते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस दे सकता है। डायरेक्ट वेजेस जो होती हैं फिर आपकी वो रॉ मटेरियल का पार्ट बनती है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो फिर डायरेक्ट वेजेस फिर हम यही लिखते हैं। लेकिन ऐसा सवाल आया नहीं है, लेकिन वो दे सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। वैसे वेजेस हम नीचे लिखते हैं, जीपी के बाद माइनस करते हैं। अगर कोई वेजेस हैं शॉप की, या शॉप का कोई स्पेसिफिक खर्चा है, तो वो जीपी के बाद माइनस करते हैं। लेकिन अगर वो शॉप डायरेक्ट वेजेस लिख दे, या वो क्या नाम है रिफ्रेशमेंट डायरेक्ट वेजेस दे दे, तो फिर ऊपर हमारे पास परचेज का पार्ट बनेगा। सर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 960। जी गाइज, माइनस करके बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, 4136। अब बेटा यहाँ एक इशू क्या है, इशू ये है कि इसने सवाल के अंदर हमें सेल्स नहीं दी।
तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर सवाल में उसने कोई सेल्स नहीं दी तो कोई ना कोई हिंट दी होगी सेल्स की, कोई ना कोई हिंट दी होगी। और यहाँ हिंट के तौर पर उसने में क्या दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है। आप सबको पता है मार्कअप किस पे लगता है, कॉस्ट पे। मार्कअप क्या बताता है कि जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर सेल्स नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, हम कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगा के मार्कअप फाइंड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो मार्कअप कितना है, 25% है। 25 को मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट के साथ, जो 4136 है। जी गाइस, राउंड ऑफ करके बताइए क्या आंसर आया। 1034, 1034। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर हमारी कॉस्ट 4136 है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1034 है, ये बताएं हमारी सेल्स कितनी होगी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, हम प्लस करेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 5170। इस तरीके से हम शॉप की इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर कोई शॉप के एक्सपेंसेस हैं स्पेसिफिक, शॉप वेजेस है, कोई शॉप की इक्विपमेंट है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसने कहा है कि देखिए, ये मैं शीट भेज दूंगा, इसमें कुछ सवाल आइडेंटिफाई कर दूंगा, ये आपने करने होंगे। क्योंकि इस साल जो बीआरएस का सवाल आया था थोड़ा चेंज था, तो कुछ चीजें वो हर साल चेंज करके दे रहे होते हैं, पैटर्न चेंज करके दे रहे होते हैं, तो बच्चा थोड़ा परेशान होता है। तो हमें हर तरह के सवाल करने चाहिए, ठीक है, ताकि ग्रिप हो जाए। पहले बेस बनानी चाहिए, बेस बनाने के बाद हर तरह के सवाल बना करने चाहिए। अब इसको पढ़ लेते हैं जरा। कंप्लीट द टेबल, मैं यहां से पढ़ रहा हूँ। Complete the table to indicate how the following item would be recorded in the financial statements of the YK Club for the year ended 31 January 2019। साल के आखिर में कितना अमाउंट आएगा। Some item may appear in more than one financial statement. The first one has been completed as an example. अब ये बोला है हमारे बैंक का बैलेंस है साल के शुरू में 460। ये कहां पर आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में बैंक नहीं जाता, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में वो चीज जाती है जो आपकी इनकम हो या एक्सपेंस हो। सर यहाँ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये साल के शुरू वाला है, साल के आखिर वाला होता तो हमारे जो साल के आखिर में एसओएफपी बनती है उसमें दिखाते हैं। साल के आखिर में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, एसओएफपी में कौन से जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं। अब आ जाए, वो कह रहा है हमने इंश्योरेंस पे की थी, insurance paid on 1st February 2018 for 18 months to 31st July। ये 18 months की इंश्योरेंस है। आपका जो साल पूरा होता है ना बेटा, अगर आप सवाल में जाके देखें, हमारा साल जनवरी को पूरा हो जाता है, तो आपका फेब से लेकर जुलाई तक 6 महीने हो जाते हैं। तो 18 महीने की इसने पेमेंट की है 1080। पहली बात, हम कितना अमाउंट लिखते हैं जब हम बैंक से कोई पेमेंट करते हैं। अगर हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो हम पूरी लिखते हैं या अक्रूड को भी एडजस्ट करते हैं, प्रीपेड को भी बैंक में कितना अमाउंट आता है। अगर मैंने कोई एक्सपेंस पे किया तो बैंक बैंक को कितने अमाउंट से क्रेडिट करूंगा, जितना एक्सपेंस किया उतना लिखूंगा या एडजस्टमेंट करूंगा कुछ। अगर मैंने किसी को चेक दिया है 1080 का, तो मैं बैंक में कितना लिखूंगा, 1080 ही लिखूंगा। देखें, हम जब बैंक को डेबिट करते हैं या बैंक को क्रेडिट करते हैं, हम हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से करते हैं। जितना अमाउंट हमने पे किया होगा उतना ही लिखेंगे, जितना अमाउंट हमने बैंक में रिसीव किया होगा उतना ही लिखेंगे, उसको कभी भी एडजस्ट नहीं करते। एडजस्ट पता है कब होता है, जब उस आइटम को आप आईएएस में जाके लिखते हैं, तब एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट कब होती है, उस आइटम को जब आप जाके क्या नाम है अपना इनकम स्टेटमेंट में जब जाके लिखते हैं, टी अकाउंट जब बनाते हैं, वहां जाके एडजस्ट करते हैं। तो जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करते वक्त हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से करते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाएगा, उसको एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, 1080, 1080। अच्छा जी बेटा, कैश बुक में जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना तैमूर बेटा, कैश बुक में जितना हमने कैश दिया होगा और जितना हमने कैश रिसीव किया होगा वो सारा आएगा। ये जो अक्रूड प्रीपेमेंट आपने पढ़ा था बीच में, ये क्या है, ये एडजस्टमेंट ही तो है। मेरा एक छोटा सवाल है, अगर कैश बुक में अमाउंट लिखते वक्त आप एडजस्ट कर दें, मतलब अगर आपको लगता है अमाउंट ज्यादा पे किया आप माइनस कर दें, तो फिर अक्रूड प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट क्यों हो रही है आईएएस में। साल के आखिर में अक्रूड हम ऐड करते हैं, साल के आखिर में प्रीपेड हम माइनस करते हैं। जब कैश बुक में एक चीज माइनस कर दी थी, तो फिर क्यों कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जो आपको रेंट दिया होता है ना, वो पेड होता है।
ट्रायल बैलेंस में जो हमें रेंट दिया होता है वो बेसिकली पेड रेंट होता है कि हमने कितना रेंट पे किया था। तो अक्रूड एंड प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट हम इसीलिए करते हैं आईएएस बनाते वक्त, क्योंकि वो पहले नहीं की थी हमने, कैश बुक में रिकॉर्ड करते वक्त हमने उसको एडजस्ट नहीं किया था, इसीलिए हम कर रहे होते। जी बेटा, बात क्लिक हो रही है मेरी? सर बस टी अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी में एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट जो है, एक तो मैं आपको जरा बताता हूँ, जरा मैं आपको क्लियर जरा इन तीनों चीजों के बारे में बताता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ। देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाएगा। कौन सा जाएगा? ओरिजिनल अमाउंट जाएगा। ठीक है। एसएफपी आप साल के आखिर में बना रहे हैं तो क्लोजिंग जाएगा। क्लोजिंग से क्या मुराद है? आपके जो साल के आखिर में प्रीपेड है वो जाएगा, साल के आखिर में जो अक्रूड है वो जाएगा। अगर आपने एक्सपेंस पे किया है और कोई भी अक्रूड नहीं है, कोई भी प्रीपेमेंट नहीं है, तो कुछ भी नहीं जाएगा एसएफपी में। आपने एक्सपेंस पे किया और 1,000 रुपए प्रीपेड था, 1,000 रुपए प्रीपेड था, तो वो 1,000 जाएगा एसएफपी में एज एन एसेट, अदर रिसीवेबल। अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया और उसमें कुछ अक्रूड था, तो वो अक्रूड जाएगा एसएफपी में। तो एसएफपी में क्लोजिंग बैलेंस जाता है, साल के आखिर में जो अक्रूड है प्रीपेड वो जाता है, अगर हम किसी एक्सपेंस की बात करते हैं। आईएएस में सब एडजस्ट होके जाएगा, मतलब आईएएस में सिर्फ वो अमाउंट जाएगा जो सिर्फ 12 महीने का हो। अगर एक्सपेंस पूरे 11 महीने 12 महीने तक था, तो 12 महीने का एक्सपेंस जाएगा। मतलब आपने एडजस्टमेंट सारी करनी होगी, अक्रू प्रीपेमेंट सब एडजस्ट करना होगा। ठीक है। सो इंश्योरेंस हमने पे की थी 1080 की, ये 18 महीनों की है, तो 6 महीने का प्री पेड है। तो आप लोग मुझे बताएं, प्री पेड तो जाएगा किसमें? एसओएफपी में, और रिमेनिंग अमाउंट जो वो कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। तो बताएं कितना जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और एसओएफपी में? इस तरह के सवाल आ सकते हैं बेटा, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने जी शाबाश, प्रीपेमेंट 300 आ रहा है। आपने 300 ऐसे ही फाइंड किया होगा ना, 1080 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 18, ऐसे ही फाइंड किया था ना? ठीक है। तो ये 300 साल के आखिर में प्रीपेड है, ये प्रीपेड कहाँ जाएगा? एसएफपी में जाएगा। और आईएस में कितना अमाउंट जाएगा? इनकम एक्सपेंड 360 है, सॉरी मैं खुद बोला, 360 है। एक मिनट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 360 जाएगा एसओएफपी में। 360 1080 से माइनस करेंगे तो आपके पास 720 आएगा। 720 जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है बेटा। सर आगे चलते हैं। आगे कह रहा है परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। मैं एक मिनट बड़ा कर दूं तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय चेक ऑन 31 दिसंबर 2018। हमने क्या किया था? स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज किया था और वो 3,500 का था। ठीक है। अच्छा जी, देखिए एक चीज याद रखा करें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट जाती है, पेमेंट की होगी पूरी जाएगी, पैसे रिसीव किए होंगे पूरे जाएंगे। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा, आपने कोई पेमेंट की है तो ये जाएगा। इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने एक नॉन करंट एसेट बाय किया है, डेप्रिसिएशन जाती है। अगर वो मुझे बोल देता कि भाई इसका डेप्रिसिएशन रेट इतना है, तो मैं डेप्रिसिएशन रेट फाइंड कर लेता। तो डेप्रिसिएशन जाती है, लेकिन कभी भी ये अमाउंट नहीं जाता। तो सर हम क्या करें? तो अगर इसने यहाँ कुछ डेप्रिसिएशन की कोई भी बात नहीं की हुई, डेप्रिसिएशन रेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आईएएस में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। एसएफपी का, तो ये एसेट हमने इस साल खरीदा है, जाहिर है साल के आखिर तक भी हमारे पास था, तो एसएफपी में भी जाएगा। सर क्यों जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक नॉन करंट एसेट है। आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा है, आपके नॉन करंट एसेट में इजाफा हुआ है, तो एसएफपी में भी जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एसएफपी में तीन चीजें जाती हैं, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। प्रीपेमेंट को मैं क्यों लेकर गया? क्योंकि वो आपके लिए अदर रिसीवेबल होता है, आपके लिए एसेट होता है। अच्छा जी, इसका मुझे बताएं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन जनवरी 2019, अभी हमारा 2019 चल रहा है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 जनवरी 2020। यानी आपको एक प्री पेमेंट बता रहा है कि देयर वाज अ प्री पेमेंट एट द ईयर एंड ऑफ 350। साल के आखिर में
350 की प्री पेमेंट थी। ये प्री पेमेंट कहाँ जाएगी? हमने 350 रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे। सर 350 अगर हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं, और सॉरी रिसीव किए हैं, अगर हमने 350 रुपए रिसीव किए हैं, ये कैश बुक में तो आ रहे होंगे, रिसीव पेमेंट अकाउंट में तो आ रहे होंगे, लेकिन ये प्री पेमेंट है, तो इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी हमारी सब्सक्रिप्शन होगी उसमें से ये 350 हम माइनस करेंगे। रहा सवाल एसएफपी, तो जाहिर है आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, आपने सर्विस अभी तक नहीं दी, पैसे रिसीव कर लिए, सर्विस नहीं दी, तो ये आपके लिए क्या है? अदर पेबल है। तो ये कहाँ शो होगा? एसएफपी में शो होगा। अच्छा जी, accumulated depreciation of sport equipment at 31st जनवरी 2019, साल के आखिर में जो हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन यानी इस साल की मिला के, वो 850 बनी। इट इज अवर टोटल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन का कतन मतलब ये नहीं है कि आपने 850 रुपए दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस है जो आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी, मुझे बताएं, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहते हैं? जाएगा नहीं जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गाइस, क्विक। नो सर, नहीं जाएगा। तो हम डैश लगा लेते हैं। इस सवाल को जरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाज दफा क्या होता है, बच्चे खाली छोड़ देते हैं तो मार्क्स चला जाता है। आप अगर कोई चीज नहीं जा रही तो आप पढ़ लें हमें क्या करना है। उसने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है, खाली छोड़े में मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगा हाइफन लगा लिया करें, डैश लगा लिया करें, ज्यादा बेहतर है। या जो उसने बोला वो लिखा करें। सर आईएएस के अंदर जाएगा? नो सर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, वो कॉन्ट्रा एसेट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट होता है। प्रोविजन फॉर डॉट फॉर डेट हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे कॉन्ट्रा एसेट है। तो ये कभी भी आईएएस में नहीं जाते। आईएएस में सिर्फ इस साल की डेप्स जाती है, टोटल कभी भी नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ तो कभी नहीं जाएगा। हाँ, एसएफपी में शो होगा 850। जी गाइस, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एट 31st जनवरी 2019, साल के आखिर में हमारे पास 8,500 के स्पोर्ट इक्विपमेंट्स आ रहे थे। बेटा मुझे एक बात बताएं, आप जब एसएफपी बनाते हैं, एसएफपी बनाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? नॉन करेंसी में पहले क्या लिखते हैं? कॉस्ट लिखते हैं। फॉर सपोज अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है, आप उसकी कॉस्ट लिखेंगे, फिर उसकी टोटल एब्सेंट लिखेंगे, और ये माइनस होती है, तो आखिर में क्या आ जाती है हमारे पास? बुक वैल्यू आ जाती है। ऐसा करते नहीं करते? तो आप मुझे खुद बताएं, आपने कॉस्ट लिखी, कॉस्ट के बाद आपने क्या किया? अकाउंट डेप्शन लिखी, और इसमें से क्या किया? बुक वैल्यू को माइनस किया। ठीक है, तो दीपिका बेटा, हम ये लिखते हैं तभी तो ये क्या नाम, बुक वैल्यू आती है। वो अलग बात है, बहुत सारे अगर आप आगे जाके फ्यूचर में पढ़ेंगे डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखते हैं, लेकिन इसको पार्ट बनाते हैं, मतलब ये डेप्शन माइनस करते हैं कॉस्ट पे, तब जाके बुक वैल्यू आती है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली बात, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, हमने हमारे पास साल के आखिर में स्पोर्ट इक्विपमेंट आ रहे थे, तो ये हमारा एसेट है, तो ये यहाँ तो नहीं जाएगा, रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? देखो, रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में वो जाता है जो हमने इस साल पे किया है। जो इस साल आपने स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदा था ना, वो ये रहा, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास साल के आखिर में टोटल नॉन क्रेडिट आ रहे हैं कितने? 8,500 के। तो ये रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएंगे। रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में वो पोर्शन जाता है जो हमने इस साल खरीदा है, वो आप वैसे ही ऊपर रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जाती है। क्या जाती है? डेप्रिसिएशन जाती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अभी सिर्फ इसने कॉस्ट बोला हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने बुक वैल्यू फाइंड के लिए, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। एसएफपी में बुक वैल्यू शो करते हैं, लेकिन यहाँ इसने कॉस्ट के बारे में बात की है, तो हम कॉस्ट ही बोलेंगे कि कॉस्ट कितनी शो करेंगे? 8,500 ही शो करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम क्लब शॉप फॉर द ईयर एंडेड 31st जनवरी 2019 कैलकुलेटेड इन ए पार्ट। जो हमारा प्रॉफिट आया था, जो हमारा इस साल क्लब का प्रॉफिट आया था, आप लोगों ने भी फाइंड किया था, क्लब का प्रॉफिट कितना था? 1034। 1034, ये बताएं ये कहाँ शो होगा? सबसे पहले रिसीट इन पेमेंट अकाउंट, क्या वहां शो करेंगे इसको? नो सर।
एसओएफपी नो सर, हम ये शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप ये देखिए कितने मास का है, 11 मास का सवाल है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट एट ऑन 31 जनवरी 2019। जी बेटा, साल के आखिर में बैंक ओवरड्राफ्ट, साल के एंड में बैंक ओवरड्राफ्ट सर नए रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में आएगा। वैसे ये रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में तो आना चाहिए, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट वहीं से तो आएगा। मतलब आपके जो साल के आखिर में बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में तो आ रहा होगा, उसका बैलेंस शीट ही बनेगा, तो उसमें तो आएगा। फिर भी हम इसकी एमएस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना, और आपकी एसओएफपी में भी आएगा। ठीक है, हम मार्क्स भी काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आई डोंट नो, हो सकता है किस तरह के मार्किंग हो, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये इसकी एमएस आप लोग देख लीजिएगा, इसकी एमएस मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, ये जून 19 पेपर 1 1 है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला देख लीजिएगा, ठीक है, जून 19 पेपर 1 1। सर आगे चलते हैं। अच्छा, ये छोटे मोटे सिंपल सवाल आते हैं, वो जरा देख लेते हैं। द ट्रेजर इज कंसर्न दैट द ओवरड्राफ्ट ऑफ द वाईके क्लब इज इंक्रीजिंग ईच ईयर। ओवरड्राफ्ट हमारा बढ़ रहा है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, बैंक से पेमेंट हमारी बहुत हो रही है। ही हैज रिकमेंडेड दैट द क्लब शुड होल्ड फंड रेजिंग एक्टिविटीज टू रिड्यूस द क्लब बैंक ओवरड्राफ्ट। उसने कहा है कि हमें फंड रेजिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई मेला लगा लेना चाहिए, कोई किसी आतिफ असलम को बुला के कोई मोटिवेशनल टॉक कर लेनी चाहिए, या अली जफर को बुला के कुछ मोटिवेशनल टॉक कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। सजेस्ट टू अदर वेज, बोला इसको छोड़ें, आप कोई और दो तरीके बताएं जिससे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो रिड्यूस हो सके। आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि बैंक में पैसे आ जाए। डोंट थिंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही डाउन है। आप लोगों का बिजनेस हो और आप परेशान हो रहे हो, बैंक में पैसे कम है, आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि बैंक में पैसे आ जाए। जब पैसे नहीं होते तो क्या करते हैं। जी, ये एक जनरल सवाल है। अच्छा, आप लोग रेशोज पढ़ेंगे, आप लोगों ने रेशोज नहीं पढ़े। जब हम रेशोज पढ़ेंगे तो रेशोज में एक रेशो होता है लिक्विडिटी रेशोज, तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या नाम है, क्लब वाले डोनेशन की तरफ भी जा सकते हैं, क्लब वाले लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या तरीका है सर। कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दादा को ले जा रही है, कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो उसके जरिए भी पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम क्या नाम है, डिस्पोजल नॉन क्रेडिट के अलावा, डोनेशन के अलावा, लोन के अलावा, अगर हम कोई सेल वगैरह क्या नाम है, सेल अगर हम ज्यादा कर दें, सेल अगर हम ज्यादा कर दें, कोई प्रमोशन स्कीम लेकर आ जाए, उसके जरिए भी पैसे आ सकते हैं। कस्टमर से क्रेडिट वाली पेमेंट जल्दी, असल में आपकी बात सही है, लेकिन ये कस्टमर को कैश में सेल करता है। जो भी हमारी सेल है वो कैश पे है, जो भी हमारी सेल है वो किस पे है, कैश पे, ठीक है। अच्छा जी, दो तरीके बता रहे, दो तरीके हो गए। अब इससे मसला है कि ये क्लब है, तो क्लब में फिर चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। और सर क्या हो सकता है, अगर हम फंड रेजिंग एक्टिविटी नहीं करवा रहे, डोनेशन डोनेशन नहीं करवा रहे, अगर हम जो है क्या ना, बट कोई डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर लें, पर उसके लिए भी पैसे चाहिए। बाज़ दफा डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं। तो ये तरीका अच्छा है इनके लिए कि डोनेशन अरेंज कर लें, लोन ले लें, ठीक है। और कोई नॉन करेंट के पास अगर मौजूद, उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, तो उससे भी पैसे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चलें इस सवाल को जरा ट्राई कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना है इस सवाल में। मैं समझता हूँ क्या करना चाहिए, पहले जरा पढ़ूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग कर लीजिएगा, हम आगे पढ़ लेते हैं। Prepare the receipt and payment account for the year ended 31st January to calculate the amount of money which is missing from society funds. Balance the account and bring down the balance on 1st February 2019. Okay. हमें एटी अकाउंट बनाना है और कोई अमाउंट मिसिंग है। इसको कैसे करेंगे, जो चीज जहां नहीं है वहां लिखें। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड पे लिखें, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड पे लिखें। जो इसने बैलेंस दिया हुआ है, जहां बैलेंस आ रहा है वहां बैलेंस लिखें। आखिर में दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे ना, तो जो मिसिंग फिगर होगी, मतलब जैसे बैलेंस सीधी फाइंड करते हैं वैसे ही आप कोई ना कोई फिगर फाइंड करेंगे।
तो अगर बैलेंस सीरीज ने दिया हुआ है तो जो भी हम फिगर फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास मिसिंग फिगर आएगी जिस साइड पे, क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम नहीं होगा, तो जो हमारी मिसिंग फिगर आएगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारा वो अमाउंट होगा जो मिसिंग है। तो हम जरा शुरू से सवाल को पढ़ लेते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये मैं समझा देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप लोग कीजिएगा। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एनएस म्यूजिकल सोसाइटी एंड ऑन 31st जनवरी, ठीक है। ऑन 31st जनवरी 2019, it was confirmed that the treasurer has disappeared and has taken some money belonging to the NS Musical Society. ये पैसे ट्रेजर लेकर गया है, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो हमारा यानी विदड्रॉन बाय, क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, ट्रेजर, ठीक है। कैश embezzled बाय ट्रेजर। The new treasurer was able to provide the following information relating to the financial year ended 31st January 2019, ठीक। अच्छा जी, बोला हमारे 60 मेंबर्स हैं और हमारी एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 है और ये सारी अमाउंट्स आपको दी हुई है। अच्छा जी, अगर हम रिसीट इन पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या आएगा, पहले जरा नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट किस तरफ आएगा बेटा जी? बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस है साल के शुरू वाला, किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड पे, शाबाश। उसके बाद पेमेंट्स दी हुई है। जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो पेमेंट्स पूरी लिखते हैं, क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस दी है सर, क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे सर। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ कंसर्ट टिकट दी है सर, क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे सर। फिर उसने बोला कंसर्ट एक्सपेंसेस पेड, क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे सर। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बुक वैल्यू 120, और हमने 100 का बेचा था। 120 की चीज हमने 100 में बेची थी, कितना अमाउंट लिखेंगे? इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कितना अमाउंट लिखेंगे? ये पूछ रहा हूँ, 120 लिखेंगे या 100 लिखेंगे? हमने 120 की चीज 100 में बेची है, शाबाश बेटा। 100 लिखेंगे। देखिए जो पैसे मिले वो लिखेंगे, शाबाश बेटा। सर कॉस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या करेंगे इसका? कॉस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज्ड, क्रेडिट करेंगे। लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए, जरा उसको पढ़ें। बोला है हाफ ऑफ दिस अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेबल इन फरवरी 2019। अच्छा, हमारा साल एंड हो रहा है 31 जनवरी में, सॉरी मैं जरा टिक कर दूं। हमारा साल एंड हो रहा है 31 जन 2019, तो 31 जनवरी 2019 तक हमने कितनी पेमेंट की होगी? वो तो फरवरी में करेंगे ना आधी पेमेंट, तो जो आधी पेमेंट है वो आएगी बेटा, ठीक है। इसकी आधी पेमेंट आएगी, इसकी आधी पेमेंट आएगी, मतलब 2100 नहीं आएगा, हम लिखेंगे 1050, ठीक है। अच्छा जी, सर आगे चलते हैं। साल के आखिर में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ रहा है, ये बताएं कहाँ लिखेंगे? वैसे ये बैंक को, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है बेटा। आप जब लिखेंगे आपको एज अ बैलेंस ही लिखना पड़ेगा। तो यहां मैंने एक ट्रिक बताई थी, हमेशा अपोजिट करेंगे। वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बीडी किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। लेकिन जब आप टी अकाउंट बनाएंगे तो इसको एज अ बैलेंस सीडी लिखना होगा, कहाँ लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बैलेंस सीडी है, रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। और जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इस सवाल में मसला क्या है? इस सवाल में एक और मसला है। वो मसला ये है कि क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन इससे नहीं बताई कि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की थी। तो कभी भी आप पेपर में जब सवाल किया गया, लाइक इस तरह के जब सवाल हो, तो ए पार्ट को भी एक नजर देख लिया करें। बच्चे डायरेक्ट बी पार्ट पे चले जाते हैं तो सवाल उनका खराब हो जाता है। तो पहले आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहां से आपको ये पता लगेगा हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी थी। तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। आप लोगों को बोलता हूँ, पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st जून 2019, शो द सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस सवाल में उल्टा सीन है, आपको रिसीव वाली फिगर फाइंड करनी है। बेटा जो आप बता रहे हैं ना 60 × 50, उससे तो आईएस की फिगर आएगी ना। वो तो वो अमाउंट है जो हमारा बनता है, वो ये थोड़ी बोल रहा है, वो तो बोलता है रिसीव कितना किया ये बताएं। जी गाइस,
मैं चाहूंगा आप लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें और मुझे बताएं मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है। मैं आपको सब्सक्रिप्शन की आइटम हाईलाइट करके देता हूँ। एक तो ये चीज हाईलाइट कर लें कि हमारे 60 मेंबर हैं, हर मेंबर 50 देता है। ये आपको हेल्प करेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर फाइंड करने में, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया होगा कि सम टाइम पेपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम एनुअल सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन अक्रूड इसने आपको दिया हुआ है साल के शुरू में, ये सब्सक्रिप्शन प्रीपेड दिया हुआ है साल के शुरू में, साल के स्टार्ट में। आप सबको पता है क्या करना है इसका। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन प्रीपेड दिया हुआ है। जी बेटा। अच्छा, देख ले, मैं चेक कर लेता हूँ किसका सही है, कितना है, क्या है। देखें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साल के शुरू में जो अक्रूड है ओप्पो फॉलो करते हैं, तो 100 डेबिट साइड पे आएगा और प्रीपेड क्रेडिट साइड पे आएगा। ओप्पो फॉलो करते हैं, ठीक है। साल के आखिर में जो प्रीपेड है ओप्पो, ओ पी पी, तो ये आएगा आपका, अल्लाह भला करे, डेबिट साइड पे आएगा 200। और हमने सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी गई? 60 × 50 कितना आ जाएगा? 60 × 50 3000 आएगा। जी बेटा, यस, 3000 आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3300। 3300। तो हमारे पास जो अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव में, वो जाएगा 3050। ठीक है बेटा, 3050 अमाउंट जाएगा किसमें? सब्सक्रिप्शन रिसीव में, रिसीव इन पेमेंट अकाउंट में। तो यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक कोई इशू? चलें एक आखिरी पार्ट कर लेते हैं, फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ तक जो है ना आपका एनपीओ खत्म हो गया, लेकिन मैं सुबह एक क्लास लूंगा मॉर्निंग में। अगर आप लोग हिम्मत कर सकते हैं सुबह 10 बजे आ सकते हैं तो जी जी, मैं मॉर्निंग में सिखा रहा हूँ बेटा, मैं मॉर्निंग में एसओएफपी सिखा रहा हूँ। आई विल टेक द क्लास इन मॉर्निंग फॉर एसओएफपी। एसओएफपी मैं मॉर्निंग में सिखा दूंगा आपको। संडे है बेटा, कल आपका स्कूल है। चले, मैं कल क्लास ले लूंगा एसओएफपी, कोई इशू नहीं, शाम में ले लूंगा क्लास एसओएफपी की। ठीक है, शाम में ले लूंगा। हम एसओएफपी की कल करेंगे और आपने नया टॉपिक स्टार्ट कर लेना है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रुक दो, पहले सबर करें। मैं नया टॉपिक जो है